हाउ टू चूज द राइट टीचर। इसके 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको मेक श्योर कर सकता हूं कि आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। अगर आप एसएससी सीजीएल 2027 की प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या पढ़ना है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो कौन सी मिस्टेक है जिससे आपको बचना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एग्ज़ाम की रियलिटी पता होनी चाहिए। जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है उसको 30 से 40 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें से 15 से 20 लाख एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनमें से 1.5 से 2 लाख बच्चे ही मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। और उन 1.5 से 2 लाख बच्चे में सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कंसिस्टेंट रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो एसएससी सीजीएल है वो एक मैराथन है। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहे हो और 3 दिन का गैप ले रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। थर्ड पॉइंट, जब भी कोई बिगनर बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में ये डाउट ज़रूर आता है कि इतने सारे बच्चे हैं, इतना सारा कंपटीशन है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको अपना फोकस अपने डेली टारगेट को अचीव करने पर रखना है। और अगर आप एक राइट माइंडसेट और एक राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करते हो तो मैं आपको मेक श्योर कर सकता हूँ कि आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। एंड फोर्थ पॉइंट, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आपको अपने माइंड में एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है कि आपको 8 से 10 महीने ज़रूर लगेंगे अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। आपको अपना फोकस सिलेबस को अच्छे करने पर रखना है, ना कि सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करने पर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। अब हम एसएससी सीजीएल के पैटर्न को समझेंगे। एसएससी सीजीएल में आपके 2 टायर होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके पूछता है। इसमें 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 15-15 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 200 मार्क्स, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टायर 1 है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। जो टायर 2 होता है, टायर 2 में 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 होता है जो भी बच्चे प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उसको पेपर 1 देना कंपलसरी होता है। जो पेपर 2 होता है ये स्टैटिक्स का होता है और ये उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे जीएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड पेपर 3 जनरल स्टडीज़ के लिए होता है, जो एएओ पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो इस पेपर को देते हैं। अब आते हैं पेपर 1 को। तो पेपर 1 में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस है। तो पेपर 1 में 2 सेक्शंस होते हैं आपके, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग पूछता है, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होते हैं और आपको 30-30 मिनट का टाइम मिलता है। सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 में इंग्लिश में 45 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 40 मिनट में करने होते हैं। और जीके होता है, जीके में 25 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 20 मिनट में करने होते हैं। और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 390 होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो इसी 390 मार्क्स से डिसाइड होता है। जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा स्कोर करेगा आउट ऑफ 390 उसकी रैंक उतनी अच्छी आएगी। इसके अलावा 2 और टेस्ट होते हैं, एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, एक टाइपिंग टेस्ट, जो बिल्कुल ही क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 15 मिनट मिलते हैं और टाइपिंग टेस्ट में आपको 2000 की डिप्रेशन टाइप करने होते हैं इन 15 मिनट। और जो आपका टोटल टायर 2 होता है, टायर 2 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1 मार्क्स की होती है। अब आते हैं सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे। तो जो आपका सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए वो इस अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो टाइम दोगे वो आप इंग्लिश को दोगे, क्योंकि इंग्लिश में आपके मेंस में 45 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 135 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे रखोगे आप मैथ्स को। मैथ्स को रखने का कारण मेरा ये है कि जितने भी बिगिनर्स बच्चे होते हैं या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आपको स्टार्टिंग से ही इसमें अच्छे से कमांड रखनी है। थर्ड पॉइंट में मैंने रखा है रीजनिंग को। रीजनिंग को रखने का कारण मेरा यह है कि रीजनिंग का सिलेबस आपका सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और इसके रिजल्ट्स आपको जल्दी भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फोर्थ में मैंने जीके को रखा है। जीके में रखने का कारण यह है कि जीके का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसका जो आउटपुट निकलता है वो आपका बहुत कम निकलता है, तो आप स्टार्टिंग में जीके को कम टाइम दोगे। लेकिन जब आप 4 से 6 महीने अपनी प्रिपरेशन करते रहोगे उसके बाद आपको जीके को ज़्यादा टाइम देना है और आपका तब ये सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अब आते हैं
अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज रोड मैप में। सब्जेक्ट वाइज रोड मैप में सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बताऊंगा मैं। इंग्लिश में जैसे मैंने अभी बताया कि इंग्लिश में प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन होते हैं जो आपके 50 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और मेंस में 45 क्वेश्चंस होते हैं जो 135 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका ग्रामर, सेकंड है वोकैब एंड थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो, ये सब है। और आपको ये कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता रहा हूँ। आपको इसी पैटर्न में पढ़ना है, मतलब सबसे पहले आपको नाउन पढ़ना है, फिर प्रोनाउन पढ़ना है, फिर वर्ब पढ़ना है, फिर ऐसे ही। फॉर एग्जांपल रैंडमली आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ करते हो, जैसे आपने प्रोनाउन चूज़ किया। अब आपको प्रोनाउन समझने से पहले आपको नाउन आना चाहिए, इसलिए आप नाउन को पहले करोगे। अगर आप टेंस पहले पढ़ रहे हो तो टेंस पढ़ने से पहले आपको वर्ब पता होनी चाहिए। इससे अकॉर्डिंग आप इसी पैटर्न में आप पूरा कंप्लीट अपना सिलेबस करोगे। इसमें जो आपका एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसके 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। और इसके बाद एरर स्पॉटिंग को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि जब आप ये सब चैप्टर्स पढ़ लोगे तो इन सब चैप्टर्स का यूज़ ही आपका एरर स्पॉटिंग में होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जब आप कोई भी चैप्टर पकड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप नाउन पकड़ रहे हो, तो आपको नाउन की डेफिनेशन या टाइप्स ऑफ नाउन नहीं पढ़ना है। आपको बस उनके रूल्स पर ध्यान देना है। जैसे काउंटेबल नाउन होता है तो काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल वर्ब आती है, इसके साथ कौन सा आर्टिकल आता है, वो सब आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका वोकैब। वोकैब का सिलेबस आपका साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, स्पेलिंग्स हो गया, होमोनिम्स हो गया। तो ये आपका वोकैब का सिलेबस है। इसका जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में अभी मैं लास्ट में आऊँगा। अब थर्ड में आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन का जो सिलेबस है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल हो गया। अब जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है उसके जो लास्ट के 2 से 3 साल के पेपर हुए हैं उसमें कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छे से कमांड रखनी है। अब आते हैं रिसोर्सेज पे। तो अगर आप ग्रामर कर रहे हो तो ग्रामर को करने के लिए आपके पास 3 टीचर्स हैं। पहले टीचर है रानी मैम, सेकंड है अमन वसीफ सर, थर्ड है संजीव सर। तीनों ही बेस्ट टीचर हैं। आपको जिस भी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आता है आप इन तीनों टीचर में से पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली रानी मैम से पढ़ा था। अगर आपको कोई भी टीचर समझ नहीं आ रहा है या आप कंफ्यूज हो कि स्टार्टिंग कहाँ से करें तो आप रानी मैम से पढ़कर देख सकते हो। अब आते हैं वोकैब पे। तो वोकैब के जो रिसोर्सेज हैं वो आप या तो ब्लैक बुक से कर सकते हो या आप समुद्र मंथन बुक से कर सकते हो। ज़्यादातर एसएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्लैक बुक प्रीफर करते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली समुद्र मंथन बुक से पढ़ा है जो रानी मैम की बुक है। अगर आपको ये दोनों बुक्स की लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। तो रीडिंग हैबिट को अच्छी करने के लिए आपको डेली एक एडिटोरियल पढ़ना है। अब एडिटोरियल आप कहाँ से पढ़ोगे? आप इंग्लिश माध्यम से एडिटोरियल पढ़ोगे स्टार्टिंग में, और जब आपको वो एडिटोरियल समझ आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपको उससे स्विच करना है न्यूज़पेपर के साथ। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ोगे आप? उसके बाद न्यूज़पेपर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो और द हिंदू पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ा है, तो आप इस अकॉर्डिंग आपका तीनों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मस्ट डू है। सबसे पहले आपको एक नोट्स की कॉपी बनानी है जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वोकैब है या जो क्वेश्चंस है वो आपको नोट डाउन कर देने हैं। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है और साथ में सेक्शनल मॉक्स देनी है स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। अब सेक्शनल मॉक आप कैसे दोगे? सबसे पहले आपको CGL के 2025 के उठाने हैं। जब आप 25 के कंप्लीट कर दोगे फिर 24 के, फिर 24 के बाद 23 के। जब ये सब अगर आपके कंप्लीट हो गए हैं और आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है तब आप CHSL के पास जाओगे सेम पैटर्न पे, और उसके बाद CPO के। और अगर आप ये सब सिंसियरली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो मैं आपको मेक श्योर करता हूँ आप इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। मैंने पर्सनली 2024 में 131 स्कोर किया था आउट ऑफ 135 एंड 2025 में 120 स्कोर किया था आउट ऑफ 135। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का सिलेबस आप देख सकते हो। रीजनिंग जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में बताया था कि रीजनिंग का जो सिलेबस होगा वो आपका सबसे पहले कंप्लीट होगा। अब रीजनिंग आप कहाँ से पढ़ सकते हो? रीजनिंग के रिसोर्सेज हैं आपके। फर्स्ट है आपका मैथ्समेनिया जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और सेकंड है आपके कमल सर जो E1 कोचिंग एकेडमी वाले हैं, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप उनसे रीजनिंग फ्री में पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं और साथ में सेक्शनल मॉक्स देने हैं। जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपके बार बार मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं उसके आपको चैप्टर वाइज मॉक लगाने हैं। और सेकंड, आपको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे या ट्रिक्स होंगी वो आपको नोट डाउन कर देनी है एक कॉपी पे
वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए, याद रखना इस चीज़ को। अब आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 अर्थमेटिक, सेकंड है एडवांस एंड थर्ड है मिसलेनियस चैप्टर्स। तो जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि क्वांट को आपको इसी पैटर्न में पढ़ना है। जैसे अर्थमेटिक में सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, फिर डिस्काउंट पढ़ना है, फिर ऐसे करके सारा कंप्लीट करना है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, डिस्काउंट पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये पैटर्न आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो आपका इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं, या स्टैटिक्स हो गया, इसमें एक और चैप्टर जोड़ दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जोड़ रखा है। ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मेंस में इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसको प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट करना है। आपको मेंस का वेट नहीं करना है, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो आपको स्टार्टिंग में ही इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब आते हैं कि आपको मस्ट डू चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जब आप मैथ्स करोगे तो मैथ्स के लिए आपको एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आपके वो सब आप इसमें नोट डाउन कर दोगे। सेकंड है आपको डेली 30 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, और वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हो। थर्ड है जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे उसका आपको डेली रिविज़न करना है। एंड फोर्थ पॉइंट, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने लग जाने हैं। और PYQs कैसे करने हैं, वही पैटर्न जो मैंने आपको पहले अभी बताया था। सबसे पहले 25 के करने हैं, फिर 24 के करने हैं, फिर 23 के करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, मैथ्स में आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि प्रैक्टिस उनको कहाँ से करनी चाहिए, तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करो, ना कि किसी बुक से। वो इसलिए क्योंकि जो अब नया पैटर्न आया है जिसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें आपकी स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। और स्पीड आपकी तभी इम्प्रूव होगी जब आप एग्ज़ाम टाइप इंटरफेस फील कर पाओगे, और उसके लिए आपका बेस्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आपका टेक्स्ट बुक। अब आते हैं रिसोर्सेज पे कि आपको किन टीचर से पढ़ना चाहिए। तो ये 6 टीचर्स मैंने आपको बता रखे हैं, आप इन 6 टीचर्स में से किसी से भी पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली भूते सर से पढ़ा है, तो आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। अब आता है कि हाउ टू चूज़ द राइट टीचर। बहुत सारे बिगनर्स बच्चे का ये डाउट होता है कि जब भी आप कोई टीचर सेलेक्ट करते हो तो एक राइट टीचर कैसे सेलेक्ट करें हम। तो इसका आंसर मैं खुद के एक्सपीरियंस से दूंगा। जब भी आप किसी टीचर को चूज़ करो, सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक पकड़ो, उसको 2-3 टीचर से पढ़ कर देखो। जिस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है और उसका मेथड अगर एग्ज़ाम टाइम में फिजिबल है और उसको याद करने में आपको ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा है, तो वो टीचर आपके लिए एक राइट टीचर है। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो एक राइट टीचर। अब बात करते हैं वे की कि आपको किस तरीके से मैथ्स को करना है। तो आपको जो मैथ्स का आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उसको आपको 3 राउंड में कंप्लीट करना है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे, जो भी टीचर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उसके आप सबसे पहले लेक्चर्स देखोगे और उसके बाद उनकी सीट्स लगाओगे, और सीट्स में जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपको मार्क डाउन कर देना है। सेकंड राउंड में भी आप सिमिलर यही प्रोसेस फॉलो करोगे, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि सेकंड राउंड में जो आपको टाइम लगेगा वो फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में कम लगेगा। और थर्ड राउंड में आपको सिर्फ सीट्स ही लगानी है, और मेजरली आपका फोकस उन क्वेश्चंस पे होना चाहिए जो आपने मार्क डाउन करे थे। तो इस तरीके से आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो अब आते हैं जीके पे। जीके का जो सिलेबस है वो आपके 6 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने आपके सीट्स में लिख दिए हैं, इनको आपको करने ही करने हैं। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको भी आपको करना ही करना है। अब आते हैं सोर्सेज पे। तो सबसे पहले हम बताएंगे हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री के लिए आप परमार सर की फैटमैन आप यूज़ कर सकते हो, वो बेस्ट है। और जो ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी के लिए आप NCERT प्रेफर करोगे और साथ साथ में एक एटलस बुक लोगे। NCERT इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी के अगर आप NCERT से नहीं पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और साथ में आपको एक एटलस बुक भी रखनी है अपने साथ, क्योंकि जो मैप होगा, मैप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ज्योग्राफी को अच्छे से समझने में। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको मस्ट करनी ही करनी है। थर्ड है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपका सिलेबस ये है, ये आपको ये चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं जो मैंने आपको भी बताया है। और जो पॉलिटी के जो रिसोर्सेस हैं वो ये हैं कि आपको NCERT फॉलो कर सकते हो 11th-12th की अगर हो सके, और अगर आपके पास NCERT नहीं कर सकते हो तो फैटमैन बुक से भी कर सकते हो।
अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको सिर्फ फैटमैन बुक को ही रिकमेंड करना है और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं आपके, ये सब चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं। अब आते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बिगिनर बच्चे पूछते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कोई भी करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। करंट अफेयर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीने पहले, क्योंकि जो करंट अफेयर का वेटेज होता है वो कम होता है और जो पूछता भी है वो बिफोर 6 मंथ्स का ही पूछता है। तो आपको सिर्फ 6 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट करना है। और स्टैटिक जीके में आपको ये 4 चैप्टर्स पे फोकस ज़्यादा रखना है। सबसे पहले सेंसस, सेकंड है 5 ईयर प्लान, थर्ड है क्लासिकल डांसेस एंड फोर्थ है फोक डांसेस। क्योंकि ये चारों जो चैप्टर्स हैं इनसे आपके रेगुलरली हर ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको जीके में पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा हो सके आपको पीवाईक्यूज पे फोकस रखना है और पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं। सेकंड, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आप पूरा सिलेबस भी कर दोगे और अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जीके में कभी नहीं आने वाले। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं अगर बोलूँ वो है रिवीजन। आपको डेली का डेली रिवीजन करना है। जो भी आप पढ़ोगे उसको डेली आपको 1-1 घंटा करके अच्छे से रिवाइज ज़रूर करना है। अब आते हैं मॉक स्ट्रेटेजी की। तो स्टार्टिंग में जब आप प्रिपेयर करोगे तो स्टार्टिंग में आपको कोई भी मॉक नहीं देना है। आप मॉक तब दोगे जब आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तब आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। तो ये भी हो गया आपका मॉक स्ट्रेटेजी। अब अगला पॉइंट है रिवीजन। तो रिवीजन में जैसे मैंने आपको बताया है, आपको जो आपके फॉर्मूलेज हैं, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, आपके वोकैब हो गई और जीके का रिवीजन, ये आपको डेली रिवाइज करना है। डेली आपको टाइम निकाल देना है कि आपको ये 3 चीज़ें मस्ट करनी ही करनी है। इसके बाद जो आपकी मॉक टेस्ट आप जब देना स्टार्ट कर दोगे तो जो भी आपके एरर्स होंगी या जो क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बन पा रहे होंगे, उनको आपको नोटबुक में नोट करना है या आपको एक डिजिटल नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसका आपको वीकली रिवाइज करना ही करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मुझसे कि डिजिटल नोटबुक कैसे बनाएं। अगर आप भी चाहते हो कि डिजिटल नोटबुक के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डिजिटल नोटबुक पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अब बात करते हैं शेड्यूल की। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि शेड्यूल क्या है। तो शेड्यूल आपको सिर्फ 6 दिन का रखना है। स्टार्टिंग में आपको 7 दिन नहीं पढ़ना है, सिर्फ 6 दिन पढ़ना है, मंडे टू सैटरडे। और जो आप संडे होगा, संडे आप रिवीजन के लिए निकालोगे। जो भी पूरी वीक आपने पढ़ा है उसको आप सिर्फ संडे को रिवाइज करोगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ोगे। अब आते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड। जब कोई बिगिनर बच्चा होता है वो बहुत सारी मिस्टेक कर देता है क्योंकि उस पर एक राइट गाइडेंस नहीं होती है। तो वो मिस्टेक्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है चेंजिंग टीचर्स। तो जो बिगिनर बच्चा होता है वो क्या करता है कि अगर एक टीचर उसने पकड़ा, उस टीचर का पढ़ाया हुआ उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो दूसरे टीचर पे जंप कर जाता है। वो उसको नहीं करना है। अगर आप कोई भी एक टीचर पहले सेलेक्ट कर दे रहे हो तो उससे आपको कंप्लीट पहले सिलेबस करना है। सेकेंड है आपका टू मैनी रिसोर्सेज एंड बुक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज लेते हैं, क्या ये वाली बुक भी ले ली, ये वाली बुक भी ले ली, इस सर का कोर्स ले लिया, दूसरे सर का कोर्स ले लिया। ये सब आपको नहीं करना है। आप एक रिसोर्स पकड़ो, एक बुक पकड़ो और उसको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं वो यही करते हैं कि वो क्या करते हैं कि आपकी एक बुक और एक ही रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। तो आपको भी यही करना है। थर्ड है इग्नोरिंग जीके। तो जो बिगिनर बच्चे होते हैं वो जीके को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जीके मेरी स्टार्टिंग में वीक थी तो मैं जीके को अब टाइम नहीं दूंगा। आपको ये गलती नहीं करनी है, स्पेशली नए पैटर्न में। यहाँ आपका हर एक सेक्शन का इक्वल वेटेज है तो आपको जीके को भी अच्छे से कमांड करनी है। एंड फोर्थ पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट रिवाइजिंग। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो सिलेबस तो कंप्लीट कर देते हैं लेकिन रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स एक टाइम के बाद स्टक हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको रिवीजन करना ही करना है। और कैसे करना है वो मैंने आपको भी बता दिया है इससे पहले सेक्शन में, तो आप वो ज़रूर करें। इसके बाद फाइनल एडवाइस जो मैं आपको एज अ मेंटोर बताऊंगा या एज अ भाई बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट को समझने पर होना चाहिए, ना कि सिलेबस को कंप्लीट करने पर। जब भी आप सिलेबस स्टार्ट करोगे तो आपको ये नहीं करना है कि जल्दी से मेरा सिलेबस हो जाए उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने हैं पहले, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट पे जाना है। सेकंड, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टे कंसिस्टेंट। आपको जो भी आप पढ़ रहे हो आपको उस पर विश्वास रखना है कि हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ, और आपको जो भी आपका शेड्यूल है उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।
अगर लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में मुझे ज़रूर बताएं कि आप और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, वो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू।